बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं कि क्या आपके लिए भी एफडी सबसे भरोसेमंद है। तो समझ लीजिए अपना टाइम आने वाला है, मतलब आपका टाइम आने वाला है। सावधि जमा खाता, एफडी कोई हिंदी है ये। सावधि जमा खाते पर बड़े ऐलान हो सकते हैं और एफडी के जरिए बचत और कमाई दोनों को बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। महंगाई और खर्चे बढ़े हैं, लेकिन क्या इस बार ब्याज पर जो टैक्स लगता था उसमें कोई छूट मिल पाएगी? और समय से पहले एफडी तुड़वाओ, पेनल्टी से मुक्ति पाओ। इसी तरह की टॉप चर्चा आज हम करने वाले हैं बजट स्पेशल में। आपका बहुत स्वागत। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। क्या कुछ उस बजट में एफडी को लेकर होने वाला है, सेविंग स्कीम्स को लेकर होने वाला है, वो आपको ज़रूर जान लेना चाहिए और इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बजट स्पेशल में आज एफडी और सेविंग स्कीम्स इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। दरअसल भारत में बड़ी संख्या में लोग जो अपनी बचत है वो बैंक डिपॉजिट पर उनकी निर्भरता है, लेकिन एफडी और सेविंग अकाउंट के ब्याज पर टैक्स छूट सालों से नहीं बढ़ी है, जबकि महंगाई और खर्चा तो लगातार बढ़ता जा रहा है। महंगाई को तो क्या क्या कहा जाता है पॉलिटिकल बाजार में, उसकी बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में बजट 2026 से राहत की उम्मीद है और टैक्स विशेषज्ञ जो हैं, अलग अलग जो टैक्स के जानकार हैं, उनका भी ये कहना है कि खासकर जो रिटायर्ड और सुरक्षित निवेश करने वाले लोग हैं उन्हें कुछ नई सुविधाओं की ज़रूरत है। ये ज़रूरत सरकार तक भी पहुंचाई गई है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि क्या इस बार एफडी से जुड़े नियमों में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। दरअसल फिन कॉर्पोरेट कंसल्टिंग के एसोसिएट डायरेक्टर हैं गौरव सिंह परमार साहब। उनका ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर जो ये आएगा 2026 और इसमें आरबीआई जो रेपो रेट है वो 6.25% तक घट सकती है। फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष 2026 में जो आरबीआई की रेपो रेट है वो 6.25% तक घट सकती है और बजट 2026 में एफडी निवेशकों के लिए कई अहम सुधार पेश किए जा सकते हैं। अच्छा, एक बात तो साफ है कि अभी भी भारत में बहुत से लोग अपनी बचत को बैंक डिपॉजिट में रखते हैं। बैंक डिपॉजिट मतलब एफडी वगैरह का उनका जो कल्चर है उसी को फॉलो करते हैं और इसके ब्याज पर ही उनकी वित्तीय सुरक्षा निर्भर होती है। सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कई सालों से इस पर मिलने वाली जो टैक्स छूट है यानी टीडीएस और आयकर लाभ वो नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई, मेडिकल का खर्च, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो लगातार महंगी हो रही हैं, उसको लेकर आप देखते ही हैं। तो बजट 2026 में इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद है और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस तरह के सजेशंस भी पहुंचे हुए हैं। टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार रिटायर्ड लोग और सुरक्षित निवेश करने वाले लोग फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर भरोसा रखते हैं। उन्हें नई सुविधाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। जानकारों का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 में आरबीआई की रेपो रेट जो है वो 6.25% कम होगी और एफडी के लिए कई सुधार आएंगे। अब समझिए कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, उसे सिलसिलेवार एक एक करके हम आपको बताते हैं। फ्लेक्सी एफडी और नई सुविधाएं। अब ये फ्लेक्सी एफडी क्या भला हो गई भाई? फ्लेक्सी एफडी उत्पाद लाने की संभावना है जिसमें निवेशक जो क्वार्टरली ब्याज होता है हर 3 महीना, उसे फिर से निवेश यानी री इन्वेस्ट कर सकेंगे और एफडी तोड़ने पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। फिलहाल क्या होता है, फिलहाल अगर समय से पहले आप एफडी तोड़ते हैं तो आमतौर पर ब्याज दर में 0.5% से लेकर 1% तक की जो पेनल्टी लगती है, ठीक है, 0.5% से 1% तक की पेनल्टी लग जाती है, जो आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट इस पर नहीं लगती है, बल्कि जो मिलने वाला ब्याज है उस पर लगती है। इससे क्या होता है, इससे आपको ब्याज कम मिलता है, आपके जेब में पैसा कम पहुंचता है। ये पेनल्टी बैंक और एफडी की शर्तों के मुताबिक अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और टैक्स सेविंग एफडी तोड़ने पर टैक्स छूट भी वापस करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर फ्लेक्सी एफडी आती है तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इसका पर्पस क्या होगा, क्यों आखिर ये सरकार का दिमाग इस पर चल रहा होगा, उसका भी मैं आपको वजह बताता हूँ। खास तौर पर युवाओं और मिलेनियल्स को आकर्षित करने के लिए, उनको खींचने के लिए एफडी की तरफ ये है। और इसका एक मोटा मोटी आंकड़ा जो अभी सामने आया है वो है 2 लाख करोड़ लिक्विड फंड्स में ये लोग निवेश करते हैं। अभी लिक्विड फंड क्या बला आ गई, 2 लाख करोड़ ये जो इन्वेस्ट हो रहे हैं लिक्विड फंड्स में, ये क्या है? लिक्विड फंड क्या भला है, मोटा मोटी जान लीजिए, ये डेट म्यूचुअल फंड का एक प्रकार है और बहुत कम अवधि वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, इसमें निवेश कर दिया जाए। आमतौर पर 91 दिनों में मैच्योर हो जाता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? कम जोखिम, नियमित आय, उच्च तरलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी इससे मिलती है, यानी आप आसानी पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर यही आपको एफडी में मिलने लगेगा
और भरोसा एफडी वाला मिलेगा, बैंक वाला, तो आप एफडी की तरफ जाएंगे। तो वो जो 2 लाख करोड़ है उनको एक तरह से आकर्षित करने की ये कोशिश हो सकती है। एक और चेंज जो पॉसिबल है, अब एफडी पर टैक्स स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव बनाया जाएगा। नए निवेशकों के लिए 5 लाख तक की एफडी पर टीडीएस नहीं लगेगा। साथ ही जो डिजिटल एफडीज हैं, मतलब यूपीआई ऐप के जरिए आप कर देते हैं, कई बार नहीं आपको विज्ञापन आता है, तो उसमें एटीसी के तहत छूट मिलेगी। इसके ये कोशिश इसलिए की जा रही है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लगभग 30% जो बचत है वो डिजिटल हो जाएगी। डिजिटल होने के हमेशा 2 फायदे होते हैं, एक तो पेपर वर्क से मुक्ति, झंझट से मुक्ति, प्रोसेस इजी हो जाती है, और डिजिटल हो जाने का मतलब कि हर चीज़ सरकार की नज़र में, कुछ छुपा नहीं सकते हो आप। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार 15 लाख तक एफडी पर 7.75% ब्याज की गारंटी दे सकती है। ये DICGC की सीमा से ऊपर सुरक्षा प्रदान करेगा और बुजुर्ग निवेशकों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। अब आप भी अगर अभी भी आप 5-10 बुजुर्गों से अगर बात करेंगे तो उनका भरोसा एफडी पर ही होगा, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से, मसलन बैंक गए, बैंक वाले से या जो भी वहाँ पर मिलता है उससे बातचीत की और वहाँ पर एफडी करवा ली। सरकार इन्हीं पर फोकस करना चाहती है। इसके अलावा पर्यावरण, समाज से जुड़े मुद्दे, प्रशासन, ESG, ऐसे मानकों वाले जो एफडीज हैं, इन पर अतिरिक्त 0.5% का ब्याज मिल सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को भी इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे बड़े सरकारी और निजी योजनाओं में 11 लाख करोड़ तक की फंडिंग आसान होगी। तो ये ऐसा क्यों किया जाएगा, इसका बैंकों पर क्या असर पड़ेगा और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, कैसे, वो समझ लीजिए। इन सभी सुधारों से बैंक में जमा पूंजी बढ़ेगी। खाम का पैसा रखा हुआ है, एक जगह रखा हुआ है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, वो बैंक पहुंच जाएगा, तो बैंक में जमा पूंजी बढ़ेगी। खासकर जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट है उसमें 15% की बढ़ोतरी के साथ साथ इससे बैंकों को M3 ग्रोथ जो उनकी होती है 12.5% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी, और वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आसानी से फंडिंग कर सकेंगे। मतलब आप बैंक को दे देंगे, आपको ब्याज मिल जाएगा, आपका काम हो गया। बैंक उसे कहाँ लगा सकेगा, कोई गया लोन लेने, मैं गया लोन लेने, आपने एफडी की है, मैं लोन लेने गया कि मैं एक की प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, तो मुझे आसानी से फंडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा सेविंग्स क्रेडिट भी शुरू हो सकता है। सिद्धार्थ मौर्य के अनुसार बजट 2026 में फिक्स डिपॉजिट एफडी पर टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह नए तरीके में बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। उनका कहना है कि ये है, मौर्य जो है जानकार हैं वो, उनका कहना ये है कि सरकार सेविंग्स क्रेडिट नाम का एक नया सिस्टम ला सकती है। इसके तहत अगर कोई निवेशक 3 साल या उससे ज़्यादा समय की एफडी करता है तो 2 लाख तक की ब्याज आय पर 30% की टैक्स छूट मिलेगी। ठीक है, एफडी आपने की, 3 साल से ज़्यादा समय की एफडी आपने कर दी है, तो जो 2 लाख तक की ब्याज आय है, उसका ब्याज अगर 2 लाख रुपए आ रहा है तो उसमें 30% तक की टैक्स छूट मिल जाएगी। इससे जो खासकर HNI यानी अमीर जो निवेशक हैं वो एफडी की तरफ लौट सकते हैं, जो 2025 के बाद बाजार में उतार चढ़ाव के कारण म्यूचुअल फंड और इन सब चीज़ों से दूर हो रहे हैं। अनुमान यह है कि इससे 4 लाख करोड़ तक का नया निवेश मिलेगा। ठीक है, अब एफडी में MSME को सस्ता लोन मिलने का रास्ता साफ हो सकता है एफडी के जरिए। बजट में MSME सेक्टर के लिए भी राहत की तैयारी है। प्रस्ताव यह है कि डिपॉजिट को एक साथ जोड़कर यानी पूलिंग बनाकर MSME क्लस्टर्स को 9% से कम ब्याज दर पर लोन दिया जाए। इससे क्या होगा, देश के करीब करीब 6 करोड़ छोटे और मझोले उद्योगों की जो वर्किंग कैपिटल की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल क्या है, कार्यशील पूंजी, यानी जो डेली के खर्चे होते हैं ना, इसमें सैलरी आ जाती है, किराया देना है, अगर आप कहीं किसी बिल्डिंग को किराए पे लेकर चला रहे हैं, कच्चा माल आपको खरीदना है, डेली बेसिस के जो काम होते हैं उस तरह के खर्चे ये वर्किंग कैपिटल में आते हैं। एक और ख़ास बात है कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड एफडी ये लाने का सुझाव दिया गया। इसमें निवेशकों को CPI यानी महंगाई दर प्लस 1%, महंगाई दर प्लस 1% का रिटर्न मिलेगा और मूलधन जो है वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।